11 अप्रैल 1970 का दिन, जब अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च हुआ। इसके थ्रू 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जा रहे थे। अमेरिका का चांद पर यह तीसरा मिशन था। एक साल पहले ही नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचे थे, जिसकी वजह से न केवल एस्ट्रोनॉट्स बल्कि पूरे अमेरिका को यकीन था इस मिशन की सफलता का। हर कोई कॉन्फिडेंट था, मगर कोई नहीं जानता था कि उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबेगा और चांद पर कदम रखने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सब कुछ नॉर्मल था, मगर धरती से 3,30,000 किलोमीटर दूर पहुंचकर अचानक एक धमाका हुआ। ऐसा धमाका जिसने पूरे स्पेसक्राफ्ट को हिलाकर रख दिया। सारे मीटर हिलने लगे, पूरा ऑक्सीजन टैंक फट गया और दूसरे ऑक्सीजन टैंक से हवा निकलने लगी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि 2 सक्सेसफुल मिशनों के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हर गुजरता सेकंड भारी था। स्पेसक्राफ्ट धरती से 1-1 किलोमीटर दूर जा रहा था। कुछ घंटे के बाद अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतनी दूर जा चुके थे कि यह एक नया रिकॉर्ड बन गया। कोई आज तक धरती से इतनी दूर नहीं गया था जितनी दूर अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स चले गए थे। चांद पर लैंड करने का सपना तो छोड़िए, अब तो सवाल यह था कि क्या ये धरती पर जिंदा लौट सकेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था और रॉकेट में इतना बड़ा फेलियर क्यों हुआ? ये कहानी आपका दिल दहला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था और रॉकेट में इतना बड़ा फेलियर क्यों हुआ? चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। कोल्ड वॉर के बाद से ही दुनिया में एक रेस चल रही थी और यह रेस थी वेपन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और स्पेस की। सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक बयान सामने आया। उनका कहना था कि यह दशक खत्म होने से पहले मैं इंसानों को चांद पर पहुंचा दूंगा। उन्होंने अपना यह वादा 1969 में पूरा किया। अपोलो 11 और अपोलो 12 अमेरिका के दोनों मिशन सफल रहे। इन मिशनों के जरिए एस्ट्रोनॉट्स न केवल चांद पर पहुंचे बल्कि वे धरती पर वापस भी लौटे। कैनेडी का वादा तो पूरा हो गया, मगर इसका खामियाजा नासा को भुगतना पड़ा। चांद पर लैंडिंग की सफलता के बाद लोगों और सरकार दोनों का ही इंटरेस्ट स्पेस से खत्म हो गया। इनफैक्ट सरकार ने नासा के फंड्स तक कम कर दिए। शुरुआत में लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी एक्साइटमेंट कम होती गई। नासा का बजट घटने के कारण कई फ्यूचर मिशन कैंसिल कर दिए गए, जैसे अपोलो 20। लेकिन फिर भी अपोलो 13 आया, जो एक क्रिटिकल टाइम पर आया था। दरअसल इस मिशन के जरिए नासा अमेरिकी सरकार को यह साबित करना चाहती थी कि स्पेस पर खर्च किया गया पैसा बेकार नहीं बल्कि वर्थ इट है। यही वजह थी कि नासा के अपोलो 13 मिशन का उद्देश्य सिर्फ चांद तक पहुंचना ही नहीं था, बल्कि वहां पर इंसानों की कैपेबिलिटी को डेवलप करना था, ताकि चांद के एनवायरनमेंट में इंसान रह सके। अगर अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट की बात की जाए तो उसका भी डिजाइन नासा के बाकी स्पेसक्राफ्ट्स की ही तरह था। इसमें 4 कंपोनेंट्स थे। नंबर 1 कमांड मॉड्यूल, नंबर 2 सर्विस मॉड्यूल, नंबर 3 लूनर मॉड्यूल और नंबर 4 लॉन्च एस्केप सिस्टम। दरअसल इस स्पेसक्राफ्ट को एक सैटर्न वी रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया था। तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में बैठे हुए थे। यह एक छोटा सा हिस्सा होता है जो 11 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा था। इसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल, नेविगेशन डिवाइसेस, स्मॉल इंजन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद थे। वहीं सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक, फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन टैंक्स, हाई गेन एंटीना और पीने के पानी की यूनिट थी। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को मिलाकर CSM कहा जाता है। पूरे मिशन के दौरान यह दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौटते हैं तो एंट्री के वक्त ये अलग हो जाते हैं। तीसरा हिस्सा था लूनर मॉड्यूल, जो असल में चांद पर उतरने वाला था। बाद में इसे वापस से CSM में अटैच होना था। और चौथा हिस्सा था लॉन्च एस्केप सिस्टम यानी LES। यह मिशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन लॉन्च के दौरान कोई हादसा हो जाए तो यह सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स को सेफली इजेक्ट कर सकता था। अगर लॉन्च सही से हो जाए तो इसे हटाकर फेंक दिया जाता है। स्ट्रक्चर को लेकर किसी को कोई डाउट नहीं था, क्योंकि ऐसे 2 मिशन पहले ही सफल हो चुके थे। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया और LES की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिम लोवेल, फ्रेड हैस और जैक स्वाइगर्ट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों को शुरू में इस मिशन के लिए चुना ही नहीं गया था। 3 अलग एस्ट्रोनॉट्स फाइनल हुए थे, लेकिन अलग अलग कारणों से वे पार्टिसिपेट नहीं कर सके। इसलिए लास्ट टाइम पर ये तीनों रिप्लेसमेंट के तौर पर भेजे गए। इनकी लॉन्च को देखने के लिए ग्राउंड पर 2 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे, मगर ये नंबर बहुत बड़ा नहीं था। पता है क्यों? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि अपोलो 11 को देखने 70 लाख लोग आए थे। इससे नासा को एहसास हो गया कि जनता का स्पेस को लेकर इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, लेकिन वे फिर से वही एक्साइटमेंट वापस लाना चाहते थे। मिशन लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। इन्हें चांद तक पहुंचने में 3 दिन लगने वाले थे। चांद पर एक बहुत बड़ा क्रेटर इनका टारगेट था। ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत सारी जानकारी है, जिससे न केवल चांद बल्कि धरती के बारे में भी नई बातें सामने आ सकती हैं। स्टार्टिंग के 2 दिन किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। मिशन के 46 घंटे 43 मिनट बहुत ही स्मूथली चले गए थे। वो लोग नीचे बैठे लोगों से बातें भी कर
रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था और आ गया मिशन का तीसरा दिन, यानी कि 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को बताया गया कि हमें लूनर मॉड्यूल में कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, साथ ही एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी करना था। अब ब्रॉडकास्ट के द्वारा कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के इंटीरियर्स को दुनिया को दिखाया जाना था, लेकिन ऑडियंस का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा कम था, जिसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि किसी भी टेलीविजन ब्रॉडकास्टर ने इसे टीवी पर दिखाया ही नहीं, केवल ऑफिशियल चैनल पर यह चलाया गया। टीवी ब्रॉडकास्ट खत्म होने के 6 मिनट बाद धरती पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर ने एस्ट्रोनॉट्स को गाइड किया कि आप जाकर एक बार ऑक्सीजन टैंक को चेक कीजिए। हालांकि इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था, यह एक रूटीन चेकअप था। वे लोग इसी चक्कर में थे कि अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सभी अलार्म बजने लगे। स्पेसक्राफ्ट में बैठे लोगों को बड़ा झटका लगा। कमांडर लोवेल ने मिशन कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और कहा, ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम। उन्हें पता चला कि ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से खाली हो चुका था और दूसरे टैंक में मौजूद ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से घटती जा रही थी। हालांकि धरती पर बैठे मिशन कंट्रोलर को पहले लगा कि शायद इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी हो गई होगी, इंस्ट्रूमेंट्स गलत डेटा दिखा रही होंगे, मगर उन्हें नहीं पता था कि यही हकीकत है। इसके बाद सभी लोग एक्शन मोड में आ गए। उन्हें किसी भी तरह से अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान बचानी थी। अब सब कुछ बदल चुका था। जो टीवी चैनल मिशन को बोरिंग कहकर अपने शो में नहीं दिखा रहे थे, वही चैनल अब इसे पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की न्यूज हेडलाइन बना चुके थे। हर किसी की जुबान पर अपोलो 13 का ही नाम था। इस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ऑक्सीजन की बात करें तो ये गैस फॉर्म में नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में स्टोर की गई थी। इस टैंक के अंदर ही एक हीटर लगा हुआ था जो लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करता था। अपोलो 13 में सर्विस मॉड्यूल पर ऐसे 2 टैंक लगे हुए थे। अगर एक्सीडेंट वाले टैंक 2 की बात करें तो ओरिजिनली इसे अपोलो 10 में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन के कारण उसे हटा लिया गया। मगर रिपेयरिंग के समय यह टैंक गलती से नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से इसका एक छोटा सा हिस्सा डैमेज हो गया था। इस डैमेज की वजह से अंदर मौजूद एक छोटी सी ट्यूब डैमेज हो गई थी। अफसोस की बात यह रही कि इंस्पेक्शन के समय किसी ने यह डैमेज देखा ही नहीं। हालांकि टेस्टिंग के दौरान लोगों ने नोटिस किया था कि टैंक पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बची हुई ऑक्सीजन को खाली करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया ताकि उससे बर्न आउट किया जा सके। बाद में पता चला कि इस टैंक में जो थर्मामीटर लगा था वह मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर शो कर सकता था, लेकिन जब टैंक को हीटर से गर्म किया गया तो टेम्परेचर 538 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। किसी ने भी इस एक्सट्रीम हीटिंग को नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि थर्मामीटर पर वह दिखाई ही नहीं देता था। इस एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से टैंक के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग थी उसकी इंसुलेशन पूरी तरह से जल गई। हालांकि मिशन के शुरू होने से पहले नासा के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने इस टैंक की इन्वेस्टिगेशन करके इसे अप्रूव किया था, मगर अफसोस वे इस अंदरूनी डैमेज को पकड़ नहीं पाए। मिशन के तीसरे दिन जब इसका रूटीन चेक किया गया था तो इसी वायरिंग में अचानक एक स्पार्क हुआ और टैंक फट गया। ये बहुत ही लकी बात थी कि यह टैंक स्पेसक्राफ्ट के बाहर की ओर लगा हुआ था। अगर यह अंदर की तरफ होता और वहीं फटता तो सभी एस्ट्रोनॉट्स वहीं मर जाते। एक्सप्लोजन बाहर की ओर हुआ और सर्विस मॉड्यूल का लगभग 13 फुट लंबा पैनल उड़ गया था। इसके अलावा और भी कई हिस्सों को गंभीर नुकसान हुआ था, मगर उस समय इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। अब एस्ट्रोनॉट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि उनका वापसी का रास्ता क्या होगा। 2 ऑप्शन थे। पहला तरीका ये था कि स्पेसक्राफ्ट को उल्टा मोड़ा जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए सर्विस मॉड्यूल का मेन इंजन चलाना पड़ता। लेकिन इंजन जिस जगह था वह ब्लास्ट के बेहद करीब थी। कोई नहीं जानता था कि इंजन डैमेज हुआ है या नहीं। दूसरा तरीका यह था कि स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ ले जाएं और चांद की ग्रेविटी असिस्ट से वापस धरती की ओर भेजा जाए। इस तरीके में सर्विस मॉड्यूल का इंजन चलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें रिस्क ये था कि धरती पर लौटने में 4 से 5 दिन लग जाते और एस्ट्रोनॉट्स के पास उतनी ऑक्सीजन और पानी नहीं था। इसके बावजूद नासा के ऑपरेटर्स ने दूसरा रास्ता चुना, यानी लंबा रास्ता। एस्ट्रोनॉट्स को कहा गया कि सबसे पहले किसी भी तरह से कमांड मॉड्यूल को तुरंत शट डाउन कर दिया जाए और वापस लौटते हुए लूनर मॉड्यूल को एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल किया जाए। हालांकि यह डिसीजन सेफ ऑप्शन था, मगर इसमें 2 सीरियस प्रॉब्लम्स थी। नंबर 1, लूनर मॉड्यूल के डिजाइन की। उसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठ सकते थे, वो भी केवल 20 घंटे के लिए। उसका ओरिजिनल पर्पस था 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करवाना और फिर वापस कमांड मॉड्यूल से अटैच करना। नंबर 2, अब उम्मीद की जा रही थी कि इस जगह में 3 लोग बैठेंगे, वो भी 5 दिनों के लिए। साथ ही लूनर मॉड्यूल के इंजन को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था कि वह बार बार फायर किया जा सके। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क था। अपनी सप्लाई और एनर्जी सिस्टम को बचाए रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कहा गया कि वे स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सभी नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को शट डाउन कर दें, और इसमें वो हीटर भी शामिल था ताकि बिजली बचाई जा सके। इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने लूनर मॉड्यूल के इंजन को फायर किया।
इस इंजन का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया गया, क्योंकि यह असल में चांद पर उतरने के लिए डिजाइन हुआ था, न कि लंबे समय तक ट्रेजेक्टरी सुधारने के लिए। इंजीनियर्स ने तय समय के अनुसार बर्न को शुरू किया और सटीक गणना के बाद इसे बंद कर दिया ताकि स्पेसक्राफ्ट सही मार्ग पर लौट सके। कहा जाता है कि पहले यह बर्न वापस लौटने के लिए किया गया था, जिससे वे चांद की फार साइड पर पहुंच गए और धरती से इतनी दूर जाने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह रिकॉर्ड आज तक भी अनबीटेबल है और भी धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो 153 घंटे बाद वे धरती पर पहुंचने वाले थे। लेकिन समस्या ये थी कि वहां मौजूद फूड, वाटर और ऑक्सीजन केवल 1 घंटे की ही बची थी। यह मार्जिन बहुत कम था, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को कहा गया कि लूनर मॉड्यूल के सेकंड बर्न को बंद कर दिया जाए। नीचे बैठे इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने बहुत कैलकुलेशन करके यह पता लगाया था कि लूनर मॉड्यूल का सेकंड बर्न हैंडल कर पाएगा या नहीं। आखिरकार सेकंड बर्न को कैंसिल कर दिया गया, जिससे 153 घंटे का फ्लाइट टाइम घटकर 143 घंटे रह गया। अब उनके पास 11 घंटे का सर्वाइवल मार्जिन मिल चुका था। एस्ट्रोनॉट्स थोड़ा रिलैक्स होकर बैठे ही थे कि दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन हो गई थी। असल में स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन टैंक के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड का भी विकल्प मौजूद था। जब एस्ट्रोनॉट्स सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और अगर उसे हटाया ना जाए तो वह जहरीली मात्रा में जमा हो जाती है। इसलिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और लिथियम कार्बोनेट में बदल देते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि लूनर मॉड्यूल में जो कंटेनर्स रखे थे वे केवल 2 लोगों के लिए बने थे, वो भी 2 दिन के लिए। लेकिन यहाँ तो 3 लोग 4 दिन तक सरवाइव करना चाहते थे। हालांकि कमांड मॉड्यूल में भी कुछ कनेक्टर्स रखे थे, लेकिन उसका फिल्टर स्क्वायर था और लूनर मॉड्यूल का सर्कुलर। अपोलो 13 मिशन में CO2 फिल्टर की समस्या को तुरंत सॉल्व करना जरूरी था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड पर बैठे एक्सपर्ट्स के पास करीब 15 घंटे का समय था। एस्ट्रोनॉट्स लगातार कम्युनिकेट करके उन्हें बता रहे थे कि उनके पास क्या क्या सामान मौजूद है। उनके पास कुछ प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड, स्पेस सूट हॉजेस, डक्ट टेप आदि थे। जब उन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं चीजों से कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके, और फिर किया गया एक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक कंट्रैप्शन बनाया। नीचे से उन्हें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे। अब वह एक नया डिवाइस बना चुके थे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वापस नीचे गिरना शुरू हो गया। कमांडर लोवेल ने अपनी किताब लास्ट मून मिशन में लिखा, द कॉन्ट्रैप्शन वॉज नॉट वेरी हैंडसम बट इट वर्कड। इस पूरे रेस्पिरेशन में हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि एक आदमी को दिन में केवल 200 मिलीलीटर पानी ही पीना है। अगर उन्होंने ज्यादा पानी पिया तो उन्हें यूरिनेट करना पड़ेगा और यूरिन की क्वांटिटी भी स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को बदल सकती थी। इसलिए इतना कम पानी पीकर ही वे सर्वाइव करते रहे। इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने इस मिशन के दौरान 14 किलो वजन कम कर दिया था। जहां तक कि एक एस्ट्रोनॉट्स को तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो गया था। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद आखिरकार 4 दिन बाद अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर लौट आया। उन्होंने लूनर मॉड्यूल के इंजन से एक और बर्न किया, जिससे स्पेसक्राफ्ट सही ट्रैक पर लौट आया। थैंकफुली यह स्पेसक्राफ्ट तीसरे बर्न को भी झेल गया, जबकि इस लूनर मॉड्यूल को केवल एक बर्न के लिए डिजाइन किया गया था। पूरी दुनिया की निगाहें न्यूज चैनलों पर टिकी हुई थी। हर कोई एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रहा था। एस्ट्रोनॉट्स के फैमिली मेंबर्स और दोस्तों का तो बुरा हाल हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब यह टूटा हुआ स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा तो क्या यह सर्वाइव कर पाएगा? क्या अंदर बैठे लोग जिंदा बच पाएंगे? इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल में वापस लौटना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल ही धरती के अंदर री एंट्री के लिए बनाया गया था। जैसे ही कमांड मॉड्यूल धरती के एटमॉस्फेयर से गुजरा तो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। शांति थी, पर सभी जानते थे कि यह होना ही है, क्योंकि हवा की आयनाइजेशन के कारण रेडियो वेव्स ब्लॉक हो जाती हैं और कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ग्राउंड पर मौजूद नासा के एम्प्लॉइज और स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स सभी को यह मालूम था। वैसे यह कम्युनिकेशन ब्लैकआउट केवल 3 मिनट का ही होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा था। 3 मिनट पूरे हुए मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही टाइम गुजरता गया, हर एक सेकंड भारी था और फिर 4 मिनट 27 सेकंड बाद दूसरी तरफ से एक आवाज आई। उसे सुनते ही जनता की जान में जान आई, क्योंकि तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच गए थे। जल्द ही कमांड मॉड्यूल पर पैराशूट डिप्लॉय हुआ और वे तीनों पैसिफिक ओशन में जा गिरे। उन्हें रेस्क्यू किया गया। हालांकि यह मिशन फेल रहा। इन तीनों में से कोई भी चांद की सतह पर पैर नहीं रख पाया। यह एक फील्ड मिशन था, मगर अपोलो 13 का यह मिशन इतिहास के पन्नों में अपनी अलग जगह बना चुका है। अपोलो 13 के इस ऐतिहासिक मिशन और एस्ट्रोनॉट्स की बहादुरी को दर्शाते हुए आज तक कई किताबें और फिल्में बन चुकी हैं। इस पूरे मिशन के बाद एक इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, जिसमें यह पाया गया कि कई सारी टेक्निकल गलतियां थी। इसके बाद नासा ने उन सभी गलतियों को सुधारा ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो। अपोलो 13 के बाद अपोलो 14, 15, 16 और 17 मिशन आए, जो सभी सफल रहे।
7 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 आखिरी प्रोग्राम था जिसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर 3 दिन बिताए थे। तो ये थी कहानी अपोलो 13 मिशन की। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।